हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण जो कि क्लास 10th के लिए होने वाला है, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। देखिए बेटा, ये प्रॉपर पूरा का पूरा सेशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो 10th क्लास में है। तो अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से मैं कंटेंट लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी की पूरी मदद करेगा आपके नंबरों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि पूरे चैप्टर के नेम का मीन्स जानने में आपकी हेल्प करता हूं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण आपके यहाँ पर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नेम है ये। अब रैखिक समीकरण क्या होता है ना, दो चर क्या होते हैं उनकी हम बात करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले समझिएगा, दो चर लिखा है यहाँ पर। चर वो राशियां होती हैं जिनमें जिनमें के उनके मान की वैल्यू कभी भी जो है फिक्स नहीं होती है। यानी कि आप देखेंगे कि आपको एक लिखा होता है। एक का मीन्स होता है बेटा एक, कहीं पर देखेंगे तो एक ही लिखा रहता है। तो आपको जब आप 10th में 9th में होंगे तो आपको दो राशियां पढ़ाई होंगी। एक पढ़ाई होगी चर और एक पढ़ाई होगी बेटा अचर। जो चर है और अचर है, अचर की जो राशियां होती हैं वो 1 2 3 4 ये होती हैं अनंत तक। इनमें क्या होता है कि इनके प्रत्येक मान जो है फिक्स होता है। एक एक ही रहेगा, दो दो ही रहेगा, तीन तीन ही रहेगा, बदलेगा नहीं। बट बेटा, जब आप चर की बात करते हैं, चर में क्या होता है, इसके मान बदलते रहते हैं। क्या होता है, इसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता है, इसे बदला जा सकता है। जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, ये ए से स्टार्ट होते हैं और जेड तक जाते हैं। भाई कहाँ तक जाते हैं? जेड तक जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, 26 होते हैं। इनकी वैल्यू हर एक प्रश्न में अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो चर और अचर पता चला। अचर यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट यूज होगा, पर चर यहाँ पर क्वेश्चन में यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 2x + 3y, ओके, +5 = 0 लिख दिया। क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। तो देखें बेटा, समीकरण किसे कहते हैं? बहुपद और समीकरण में एक अंतर होता है। बहुपद किसी भी नंबर के बराबर नहीं होते हैं, समीकरण हमेशा किसी न किसी के बराबर होते हैं। तो देखें, यहाँ ये किसी न किसी के बराबर है, यानी 0 के बराबर है, समीकरण तो है, सिंपल सी बात है। पर यहाँ पर x यूज हुआ है, यहाँ पर y यूज हुआ है, तो ये एक चर है और एक चर ये है, तो ये दो चर हो गए। तो इसी तरीके से दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको बोलेंगे भाई। किसको बोलेंगे? ऐसे समीकरणों को दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे, जो कि आपको इस अध्याय के अंदर पढ़ना है। एक और चीज समझिएगा यहाँ पर कि इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं एक सामान्य रूप दे देता हूं। क्या दे देता हूं बेटा? सामान्य रूप दे देता हूं। रूप दे देता हूं। कैसा रूप? सामान्य रूप। क्या होता है वो सामान्य रूप? मान लीजिए ax + by + c = 0 कह देता हूं। ये एक सामान्य रूप है। यहां x एक चर है, ओके, y एक चर है, और ए बी सी जो दिख रहे हैं आपको, ए बी सी जो दिख रहे हैं, ये अचर हैं। ओके, अभी बताकर चल रहा हूं अचर और चर किसे कहते हैं। तो अचर वो होते हैं जो 1 2 3 4 5 अनंत तक होते हैं, और चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलती रहती है, यानी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर दो चर यूज किए जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बेटा दो तरीके से पढ़ते हैं। किस तरीके से? दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला, पहले की जब आप बात करेंगे, पहला होता है रेखाओं की गणना। क्या? रेखाओं की गणना कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। क्या करेंगे? गणना कैसे करते हैं, कि कौन सी रेखा क्या है उसकी बात करेंगे। दूसरा जो होता है बेटा, इसमें होता है कि जो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, प्रश्नों को हल करने की विधि पढ़ेंगे। इसमें हल करने की विधि पढ़ेंगे, किस तरीके से हल किए जाते हैं उनको पढ़ेंगे। रेखाओं की गणना में हम जानेंगे
कि रेखाएं किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या क्या होती हैं इसमें, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखें बेटा कि जब हम रेखाएं पढ़ेंगे तो रेखाओं की जब गणना करेंगे तो 3 प्रकार से करेंगे। पहली रेखाएं जो होती है बेटा वो प्रतिच्छेद होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। प्रतिच्छेद, 2 रेखाएं यदि किसी को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या कंडीशन होगी। दूसरी बात जो है कि यदि वह एक दूसरे के समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर हैं, तो क्या बात रहेगी। यदि वह एक दूसरे के समपाती हैं तो क्या बात रहेगी, इसमें हम जानेंगे। देखिए एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक पूरी की पूरी टेबल दी गई है, तो मैं यहाँ पर एक आपको मोटा मोटा ग्राफ बता दे रहा हूँ, देन उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो 2 रेखाएं हैं बेटा, एक रेखा ये मान लेता हूँ, एक रेखा ये मान लेता हूँ, और ये किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो बेटा ध्यान देना, इसका केवल एक ही हल होगा, क्या होगा, केवल एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। यह संगत रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, संगत रेखाएं होंगी, ठीक है, संगत होंगी। दूसरा केवल एक होगा और अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल होगा। क्लियर। यहां पर बात करूंगा समांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से होती हैं, एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, क्या, कोई हल नहीं होता, ठीक है, इनका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होती हैं, कैसी होती हैं, असंगत होती हैं, ठीक है, ये असंगत होती हैं, ठीक है। यहां पर अनेक हल होते हैं, क्या, अनेक हल होते हैं, ठीक है, अनेक हल होते हैं और संगत होती हैं, क्या होती हैं, संगत होती हैं। तीनों को समझ लेंगे। ये 2 रेखाएं हैं, एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर। एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर केवल एक सॉल्यूशन होता है इसका, कितना सॉल्यूशन होते हैं बेटा, एक आंसर होता है, जिसे आप क्या कहेंगे, केवल एक हल होगा और रेखाएं कैसी होंगी, संगत होंगी। यहां पर 2 समांतर रेखाएं हैं जिनका कोई हल नहीं होगा और असंगत रेखाएं होंगी। ये होती है कि संपाती रेखाएं होती हैं, अनेक हल होते हैं और संगत होती है। अब संपाती रेखाओं का फिगर की बात करेंगे तो इस तरीके से फिगर होता है और इस लाइन के ऊपर ही एक और लाइन आती है, लाइन के ऊपर लाइन आती जाएगी, लाइन के ऊपर लाइन आती जाएगी। जब लाइन के ऊपर लाइन आपको प्रॉपर मिलेंगी तो पॉइंट भी उनके इक्वल ही मिलेंगे। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, क्या है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो इस तरीके से इक्वल पॉइंट मिलेंगे और इनके अनेक हल मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे, अनेक हल मिलेंगे। तो ये है आपकी तीनों की तीनों रेखाएं जिनकी हम गणना करेंगे। अब इनकी कंडीशंस भी हैं, कंडीशंस को हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा कि ग्राफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि को सॉल्व करना पड़ेंगे। यानी कि अगर किसी रेखिक समीकरण आपके पास दिया गया है तो उसको ग्राफ विधि में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो पढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि को हल कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो यहां मैं लिख देता हूं, माना के पेंसिल बराबर आपने क्या मान लिया, पेंसिल को मान लिया x और कलम को मान लिया भैया आपने y, क्या मान लिया, y। तो प्रश्नानुसार क्या मिलेगा आपको, प्रश्नानुसार शर्त क्या है, प्रश्नानुसार शर्त है आपकी कि 5 पेंसिल और 7 कलम, तो 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है भाई। ये हो गया पहला समीकरण। 2 समीकरण दिए जाएंगे, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, यानी कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है, तो आपको क्या बताना है, एक पेंसिल तथा
एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए हल भी करना है और आपको क्या बताना है, इनकी जो है इसे ग्राफ में भी सॉल्व करना है। तो देखें हल करने के लिए तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि हल कैसे किया जाता है, परंतु यहाँ हल करने के दो विधि हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि और दूसरी है विलोपन विधि, जो मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे हल किया जाता है यदि आपके पास दो अगर लीनियर इक्वेशन है तो, यानी रैखिक समीकरण अगर आपके पास दो हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है बाद में आगे बताएंगे इसी वीडियो में। फिलहाल उससे पहले आप जान लेते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखिए बेटा ग्राफ बनाने के लिए आपको इस तरीके से दो टेबल बना लेनी है। ये पहली वाली जो टेबल है पहली लाइन के लिए है, दूसरी वाली जो टेबल है वो दूसरी लाइन के लिए है। अब यहां पर करना क्या है, एक किसी चर की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है जिससे दूसरे चर की वैल्यू आपको मिल जाए, मान मिल जाए। जैसे यहां पर देखिए यदि मैं y बराबर अगर 0 रख देता हूं तो x बराबर यहां से मुझे 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। दूसरा अगर मैं यहां से y बराबर 5 रख देता हूं, देखें y बराबर मैंने क्या रखा, 5 रखा, क्या रखा 5, तो यहां होगा x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। जब आप इसे देखेंगे कैसे मिलेगी, 3 मिल जाएगी। सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे 5 इंटू आपने यहाँ 3 रखा, x की वैल्यू क्या रखी 3, तो प्लस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 50, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 हो जाएगा और 7y इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा 35, और 7 का जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार ये चला जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा वैल्यू निकालनी वही है जो आपकी प्रॉपर आए, ऐसा नहीं हो कि पॉइंटों में आए। अगर पॉइंटों में आएगी तो आपको ग्राफ में थोड़ी सी दिक्कतें झेलनी पड़ जाएंगी, सॉल्व वो फिर भी हो जाएगा। दूसरा मान ऐसा रखिए जिससे यहाँ y की वैल्यू प्रॉपर मिले। तो मैं x की जगह पर 10 रख देता हूँ तो y की जगह पर मुझे 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x की जगह 10 रखने पर y की जगह मुझे 0 मिल जाएगा। ये दो वैल्यू मिल गई पहली वाली। दूसरे वाले में आप देखेंगे, दूसरे वाले में क्या करना है, यहाँ पर दूसरे वाले में देखें कि यहाँ पर आपने कहा कि सर 5 रख दीजिए। क्या रखा मैंने 5, तो मुझे यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ बेटा 3 रख रहा हूँ। जब मैं यहाँ x की वैल्यू 3 रखूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा 21 मिलेगा, और 21 को माइनस करूंगा तो इस साइड क्या मिलेगा 15 मिलेगा। 15 का डिवाइड दूंगा तो y की वैल्यू भी मुझे 3 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। और जब मैं यहाँ पर आपको क्या रखूंगा, अभी यहाँ पर 5 रखूंगा, 35 हो जाएगा। 35 को जब मैं माइनस करूंगा, 40 से 35 माइनस किया भाई तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पर 11 मिल जाएगा। और जब 5 का आप डिवाइड देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2.5। क्या मिल जाएगा 2.5, यानी x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ y की वैल्यू 2.5 मिल जाएगा। इस तरीके से दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये दोनों वैल्यू निकाल लेनी है, और निकालने के बाद आपको रखनी कहाँ पर है, इसमें रखनी है, इसमें। तो पहली वाली जो वैल्यू थी आपकी वो क्या थी, आप देख पा रहे होंगे। पहली वाली जो वैल्यू थी आपकी वो यहाँ पे थी, x की वैल्यू जो थी वो थी 3 पर 5, यहाँ पर थी 3 और यहाँ 5, 10 पर 0 थी। क्लियर। दूसरी वाली की बात कर रहे थे, दूसरी वाली जो वैल्यू थी वो थी आपकी 3 पर 3, 3 पर 3 और 5 पर 2.5, ये मिला था आपको। अब यहां पर आपको ग्राफ बनाना है। तो बेटा देखो ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है वो होती है बेटा x, और ये वाली जो लाइन होती है वो होती है बेटा y, और इधर इसका x का नेगेटिव पॉइंट होता है और इधर होता है y का नेगेटिव पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ 0 0 होते हैं, ये आपको पता ही है। यहाँ आएगा 1 2 3 इस तरीके से आएगा। अब आपको जो दिया गया है वो देखें, क्या दिया गया है आपको, यहां पर दिया गया है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। यदि आपने देखा कि x इक्वल टू 3 पहला पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू 3 1 2 3, यहां पर 3 है, और y इक्वल टू 3 1 2 3, तो ये यहां पर 3 है। इट मीन्स क्या है कि दोनों पॉइंट यहां पर मिलेंगे, और जब ये दोनों पॉइंट मिलेंगे तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 मिल जाएगा यहां पर। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 5, तो देखें 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पर आएगा। दूसरा y इक्वल टू 2.5, तो यहां पर देखेंगे जब y इक्वल टू 1 2, तो यह पॉइंट यहां पर आएगा, और ये मिलेगा आपका यहां पर,
कहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, 2 से थोड़ा ऊपर मिलेगा भाई। किससे ऊपर मिलेगा, 2 से थोड़ा ऊपर मिलेगा, यानी कि यहां पर मिल जाएगा, इस तरीके से यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी ये यहां की जगह यहां आएगा भाई, यहां आएगा। क्या आएगा ये देखें, 5 2.5, ये इस तरीके से आएगा। तो जो ये लाइन है, जो ये लाइन आपको मिलेगी, वो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी भाई, दोनों पॉइंटों से होकर जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये लाइन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट इधर। अब ये वाली लाइन की बात करते हैं। तो ये वाली लाइन क्या है देखें, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो यहां पर आप देखेंगे x इक्वल टू 3 कहां है, इधर आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, 1 2 3 आएगा यहां पर, और y इक्वल टू आएगा 5, 1 2 3 4 5। तो ये यहां पर आएगा, पहला पॉइंट आएगा यहां पर, क्या आएगा, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 आएगा। दूसरा जो पॉइंट आएगा x इक्वल टू 10, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पर, ओके, और y इक्वल टू 0, यानी यहीं पर आएगा। तो दूसरी जो लाइन बनेगी बेटा, दूसरी जो लाइन बन जाएगी आपकी, वो क्या बनेगी, देखिए आप बताइए मुझे क्या बनने वाली है। दूसरी जो लाइन बनेगी बेटा वो आएगी आपकी, देखो यहां से इस तरीके से आएगी, इस तरीके से होकर जाएगी यहां से, इससे। और यही आपका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है आपको, बस यही आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यदि आपको स्पष्ट नजर आ रहा हो तो। यही है आपका ग्राफीय विधि जो आपको रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है हर एक क्वेश्चन में, यदि आपको ग्राफ के लिए दिया गया है तो। अब आप इनकी इक्वेशंस को मेंशन कर सकते हैं। इक्वेशन को मेंशन करने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहली वाली इक्वेशन जो थी वो क्या थी, और दूसरी वाली इक्वेशन जो थी वो क्या थी। पहली वाली जो इक्वेशन है वो है आपके सामने 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, यानी कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 ये थी। और दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो थी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये थी दोनों इक्वेशन। और यही होगा आपका आंसर, जो कि ग्राफीय विधि में आपको क्वेश्चंस को बदलना था। पहला टॉपिक यहां से क्लियर होता है, इस तरीके से आप ग्राफ में बदलेंगे। यह है ग्राफीय निरूपण, जिसे हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, ग्राफीय निरूपण। क्या लिख सकते हैं बेटा, ग्राफीय निरूपण लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरी अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, कि दूसरा टॉपिक आपसे कैसे पूछा जाता है। पहला टॉपिक यहां से क्लियर है। इस तरीके से आप 2 टेबल बनाएंगे, 2 टेबलों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से लाइन बनाएंगे उनकी, क्लियर, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये भी एक ग्राफीय युग्म है, इसे भी ग्राफीय युग्म में आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे इसकी बात कर लेता हूं। सिंपल सी बात यह है, टेबल बनाएंगे पहले, इसकी पहली टेबल ऐसे बनाएंगे, क्लियर। यहां पर x लिखेंगे, यहां पर y लिखेंगे, और 2 पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो एक बार तो मैंने लिखा यहां पर x बराबर क्या लिखा 0, तो y इक्वल टू 2 मिल गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं रखता हूं क्या, यहां पर 2 रखता हूं, या आप यहां पर 6 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 6 रख देते हैं, तो x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। x इक्वल टू 6 रखने पर y इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहां 6 होगा, 6 में से 6 जाएगा तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। दूसरी की बात करेंगे, दूसरा बनाएंगे। दूसरा जब आप बनाएंगे तो बेटा देखो इसी तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा मैं इसे सही तरीके से बना देता हूं। आपको पर स्केल का यूज करना है। यहां x होगा, यहां y होगा। यहां क्या करना है, देखें 0 रखेंगे यहां पर y की जगह पर, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू आपको 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 6 मिल जाएगा। तो यहां 6 मिल गया। ओके, जब x इक्वल टू आपने क्या किया, y इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू 6 मिल गया। और जब आप क्या रखेंगे, यहां पर y इक्वल टू 4 रखेंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा, 24 12 मिल जाएगा x इक्वल टू। पर आपको छोटी वैल्यू लेनी है, तो आपको क्या करना है, यहां पर अब यहां पर 3 रखिए,
3 रखिए या 6 रखिए, x इक्वल टू 6 रखा तो ये हो गया सॉल्व। अब ऐसी वैल्यू रखिए जिससे 0 हो जाए, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा 0 रहेगा, और यहां से आएगा -4, क्या आ जाएगा -4 होगा। यदि x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y बराबर -4 मिल जाएगा। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। x और y की टेबल आपने बना ली है। अब आपको ग्राफ बनाना है। मोटा मोटा सा फिगर बना देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है x और ये होता है y। ठीक है बेटा, यहां पर फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर पॉइंट में नोट कर देता हूं अदर पेन से, जो कि आपको हाईलाइट तब भी होंगे। ये होगा 1, ये होगा देखें, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8। ओके, सिमिलर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। अब आपको क्या है, पहली टेबल आप यहां से देख पाएंगे कि पहली जो टेबल मिली है वो आपको क्या मिली है, 0,2 पर मिला है। तो पहला पॉइंट जब आपको मिला क्या 0,2, तो x की वैल्यू 0 यहां होती है और y की वैल्यू 2 कहां होगी, यहां पर। तो पहला पॉइंट आया बेटा आपका यहां पर, क्या आया, पहला पॉइंट मैं हाईलाइट कर लेता हूं, वो कर लेता हूं 0,2 पर, यानी कि यहां पर। ठीक है, यहां पर हो गया पहला। दूसरा है x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू यहां पर 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पर पहली वैल्यू मिल गई। तो पहली लाइन अब मैं बनाने जा रहा हूं। पहली लाइन जो मैं बनाऊंगा वो इस तरीके से आएगी बेटा, इस तरीके से जाएगी। क्लियर, इस तरीके से आपकी लाइन जाने वाली है। दूसरी बात करेंगे, अब ये लाइन है बेटा, ये लाइन है, वो लाइन किसकी है, वो लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस तरीके से लाइन बना देंगे आप। अब दूसरी लाइन जो आप यहाँ पर लिखेंगे, दूसरी लाइन आप यहाँ पर जब बनाने वाले हैं तो वो देखिए किसकी है, 0,6, यानी कि 6 यहाँ पर है, 0 तो यहीं पर आएगा पहला वाला। ओके, यहीं पर आएगा पहला वाला जो पॉइंट है वो आपका कहाँ पर आने वाला है, यहीं पर आने वाला है, क्योंकि 6 ये रहा इस साइड और y 0 है। दूसरा x 0 है और y की वैल्यू क्या है -4, तो क्या आएगा देखो 0 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा। इट मीन्स क्या होगा, जो लाइन बनेगी बेटा वो आपकी जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि यहां से जाएगी बेटा इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से जाएगी। जब ये लाइन इस तरीके से जाने वाली है तो आपको देखो ये पॉइंट यहां टच करेगा और ये वाला पॉइंट आपका यहां टच करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका पॉइंट टच कर जाएगा और यही आपकी इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है और ग्राफ को बनाना है। जब आप इस तरीके से ग्राफ बना पाएंगे तो यहीं से आपका ग्राफीय निरूपण कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ग्राफीय निरूपण हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है ग्राफीय निरूपण में। ठीक है, ग्राफीय निरूपण में कुछ नहीं करना है। जी हाँ बच्चों, ग्राफीय निरूपण में कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी इस बुक में वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट है आपके सामने ये क्या है कि ये एक टेबल दे रखा है आपको जो कि लाइन की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था अभी कि मैं अभी आपको टेबल पर समझाऊंगा। देखिए मैंने बताया था कि जब रेखा होती हैं कैसी, जब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को। पेन शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं यहाँ व्हाइट यूज करता हूँ इसके ऊपर तो दिखाई पड़ेगा। देखें, जब रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को तो कंडीशन होगी ये वाली कि उनके कोफिशिएंटों का रिलेशन जो होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा और केवल एक ही हल होगा। ये बात यहाँ है, केवल कैसा होगा, एक ही हल होगा। दूसरी बात क्या है बेटा कि जब कोई रेखाएं संपाती होती हैं, कैसी होती हैं, संपाती होती हैं, तो वो उनके अनेक हल होते हैं। मैं बता के चला था कि लाइन के ऊपर लाइन आती है, जब संपाती रेखाएं होती है तो लाइन के ऊपर लाइन आएंगी तो उनके कैसे होते हैं,
बहुत सारे हल होते हैं और इनकी कंडीशंस जो होती है बेटा वो होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ओके जी हाँ, जब हम बात करते हैं समांतर की तो समांतर में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है और इसके कोई भी हल नहीं होते, जो मैं शुरुआत में आपको डिस्कस कर चुका हूं। पर बेटा इनसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है उसकी अभी मैं बात करूंगा जब मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा। कैसे पूछ लिया जाता है बता देता हूं। देखो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिए हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया है और यहाँ पर दिया है आपका 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पर इस तरीके से दो लाइन दे दी है आपको। अब बोला है कि इनकी जो है रेखाओं की प्रवृत्ति बताइए, कैसी रेखाएं हैं ये। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस 5 को इस साइड लेना है क्योंकि इसका भी 5 इस साइड है। तो आपको जब आप दोनों रेखाओं को जब आप देखेंगे तो एक रेखा को मैं यहाँ पर ब्लू से सॉल्व करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाली लाइन को लिखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लिया और दूसरी वाली जो रेखा है इसको मैं इस साइड लिख लेता हूं, ये ऐसे के ऐसे लिखा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया, ये मिल गया। ठीक है, अब दोनों रेखाएं आपके पास मिल गई हैं। अब आपको करना क्या है, इसको कंपैरिजन करा लेना है किससे, ax से, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो बेटा देखें यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब रेखाएं दो हैं तो a1 a2 करके करिएगा। यहां पर a1 कर दिया, यहां पर b1 कर दिया, यहां पर c1 कर दिया। तो a1 बराबर आपको क्या मिला 2, b1 बराबर आपको क्या मिला 3 और c1 बराबर आपको माइनस 5 मिल गया, ये मिल गया। ऐसे ही यहां से निकालेंगे, इसी तरीके से यहां से करेंगे, कंपेरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां मिला a2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 3, b2 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 4 और c2 इक्वल टू आपको यहां से मिलेगा माइनस 5। ध्यान देना बेटा, जब दोनों कंडीशन आपके पास आ गई तो आपको अभी एक फॉर्मूला दिया है कॉमन, क्या, a1 अपॉन a2 रखना है, b1 अपॉन b2 रखना है और c1 अपॉन c2 रखना है, ऐसे रख लेना है। दोनों ही कंडीशन में देखा कि a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है। यहां पर b1 की वैल्यू है आपके पास 3 और b2 की वैल्यू है आपके पास 4। ओके, c1 की वैल्यू है माइनस 5 और c2 की वैल्यू है माइनस 5। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर इक्वल का साइन क्या लग सकता है, क्या ये इसके बराबर है, नॉट इक्वल टू, क्या ये दोनों इसके बराबर है, नॉट इक्वल टू। तो जब तीनों ही कंडीशन नॉट इक्वल टू आ रही हैं, यानी कि तीनों के बीच अगर नॉट इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है तो इट मीन्स क्या है कि ये रेखाएं कैसी प्रवृत्ति की हैं। देखिए यहां पर बताया था जब तीनों के बीच में नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए तो रेखाएं कैसी हैं, कैसी हैं बताइए भैया, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कैसी करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, और जिनका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, ये कोई भी हल नहीं होता है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो इसी तरीके की प्रवृत्ति के साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा आगे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया गया है पहला, देखिए बोला गया है, क्या बोला गया है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म रेखाएं बिंदु a की प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। कौन सी कंडीशन रखती है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहला काम आपको इसकी कंपैरिजन करा लेनी है। तो कंपैरिजन कराएंगे 5x, मैं अभी बता रहा था आपको, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा। तो बेटा देखो a1 बराबर 5, b1 बराबर माइनस का 4, c1 बराबर आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है आपके पास 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां इसकी कंपैरिजन कराएंगे a2 से, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस 9। ये कंडीशन मिल गई आपको। पहली जो रेखा है उसके पॉइंट आपके पास ये रहे, क्लियर। दूसरी जो रेखा है उसके पॉइंट आपके पास ये रहे। दोनों कंडीशंस में आप यहां लिखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2।
C1 अपॉन C2। ठीक है, यहां A1 की वैल्यू देखिए, A1 की वैल्यू है 5, क्या लिखेंगे 5। A2 की वैल्यू है 7, 5 अपॉन 7। दूसरा B1 की वैल्यू है -4, -4। C1 की वैल्यू है 6, सॉरी C1 की नहीं, B2 की वैल्यू है 6। B1 की वैल्यू है -4, B2 की वैल्यू है 6। C1 की वैल्यू है आपकी 8, कैसी है 8, और इसकी वैल्यू है -9। अब आप मुझे बताइए क्या ये इक्वल पॉइंट है। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 3 टाइम, क्लियर। 2 से गया 2 टाइम, 3 से गया, सॉरी 2 से गया 2 टाइम, 2 से गया 3 टाइम। यहां पर देखेंगे क्या 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रही, दोनों वैल्यू 2 से कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं। क्या ये कैंसिल आउट हो रही है, नहीं हो रही। तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं है और ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल नहीं है। इट मीन्स क्या है कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। कोई भी पॉइंट किसी रेखा के बराबर नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्योंकि प्रतिच्छेद की कंडीशन ही कहती है, क्या कहती है, A1 नॉट इक्वल टू B1 नॉट इक्वल टू C1। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन जो होती है वो काय की होती है, प्रतिच्छेद की होती है। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन अगेन रिपीट करूंगा। क्या है, 9x प्लस 3y इक्वल टू 12, सॉरी प्लस 12 इक्वल टू 0 है। सबसे पहला कंपैरिजन का काम याद रखिए। कंपैरिजन मतलब तुलना करने पर। किससे तुलना कराएंगे, ये 9 है भाई, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। तो A1 बराबर 9, ओके, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12 आएगा। क्लियर आएगा, बिल्कुल आएगा ही आएगा। इसे आप यहां ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दूसरी आप बात करेंगे किसकी, दूसरी आप बात करेंगे लाइन की, तो ये हो गई 18x यानी 18x प्लस 6y बराबर 24 इक्वल टू 0। जब आप इसकी तुलना कराएंगे किससे, दूसरे वाले से, A2x प्लस B2y, क्या, प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 हो जाएगा। यहां से दूसरे की वैल्यू मिल गई। अब करना क्या है, आपको उसी फॉर्मूले में रखना है जो मैंने अभी बताया था आपको। फॉर्मूला क्या था, A1 अपॉन A2 रखिए, ओके, B1 अपॉन B2 रखिए और C1 अपॉन C2 रखिए। अब देखिए A1 यहां पर 9 अपॉन 18 है, बिल्कुल सर सही बात है। दूसरा 3 अपॉन 2 है, 3 अपॉन 6 है, सॉरी 3 अपॉन 6 है, और यहां पर है 12 अपॉन 24। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। यानी कि सब एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2। जब तीनों ही पॉइंट एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तीनों ही पॉइंट एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो भैया कंडीशन कौन सी बनती है, कंडीशन बनती है रेखाएं समपाती हैं। कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं, जो मैं आपको बताकर चल रहा था। देखें यहां पर दिया गया है, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। किसमें हैं, देखें ये वाला पॉइंट, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। क्लियर, तो जब रेखाएं समपाती हैं तो कैसे होंगे, अनेक हल होंगे और अपरिमित रूप होगा। तो सेम है, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसकी कैसी रेखाएं हैं, प्रवृत्ति कैसी है, कैसी है, समपाती है। कैसी है, समपाती है। बस आपको ये बताना है और क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर जी, चलिए ये फिनिश करिए, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, संगत और असंगत बताना है भाई, संगत और असंगत बताना है। सेम इसी तरीके से करना है जो अभी हम कर रहे थे, बशर्ते उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि यदि रेखा की प्रवृत्ति, यहां नोट करके लिख लीजिएगा, सॉरी यहां नोट करके लिखा देता हूं आप लोगों को, नोट, यदि रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी है,
प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद है एवं संपाती है। कैसी है? संपाती है। तो संगत होंगी, तो रेखाएं संगत होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं संगत होंगी। क्लियर? और प्रतिच्छेद और संपाती दो हो गई। अब तीसरी कौन सी बचती है? समांतर। यदि और यदि रेखा की प्रवृत्ति, रेखाओं की प्रवृत्ति कैसी है? प्रवृत्ति है समांतर है, समांतर है तो असंगत होगी। कैसी होगी? असंगत होगी। क्लियर? ये बात आप याद रखेंगे, संगत और असंगत याद रखेंगे किसे कहते हैं। अब आपको सेम उसी तरीके से करना है। कैसे करना है? मैं सबसे पहले जो लाइन आपने लिख रखी है वो यहां लिखता हूं। क्लियर? इसको इस साइड लूंगा इक्वल के इस साइड, तो ये -5 = 0 हो जाएगा। और इसको लेंगे तो 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा। क्लियर? और कंपैरिजन कराया इसका, a1x + b1y + c1 = 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a2x + b2y + c2 = 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू मिली बेटा वो 3 होगी, b1 की वैल्यू होगी 2 होगी, c1 की वैल्यू होगी -5 होगी। यहाँ से a2 की वैल्यू मिली वो होगी 2, b2 की वैल्यू होगी -3 और c2 की वैल्यू होगी -7। अब करना क्या है? अपॉन में रखते जाना है और प्रवृत्ति को चेक करना है। जब आप अपॉन में रखेंगे तो इसकी वैल्यू है 3 और उसकी वैल्यू है 2। क्लियर? इक्वल b, इसकी वैल्यू है 2 और उसकी वैल्यू है -3। ठीक है? इसके आगे आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू है -5 और इसकी वैल्यू है -7। ये इसके बराबर भी नहीं है और ये इसके बराबर भी नहीं है, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते तो भैया अभी प्रवृत्ति बताकर चल रहे थे, जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते, जब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदन। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। ये रही प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं। और जब प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं तो क्या होता है? केवल एक हल होता है। जब प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं तो केवल एक हल होता है भैया। और जब एक हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। कैसी होंगी बेटा? संगत होंगी, संगत होंगी। बस इस तरीके से बताना है। क्या बताना है? केवल इस तरीके से बताना है कि रेखाएं कब संगत होंगी और कब असंगत होंगी। तो मैंने बताया यदि रेखाएं प्रतिच्छेद और संपादी हैं, कैसी हैं? संपाती हैं, तो रेखाएं संगत होंगी। यदि रेखाओं की प्रवृत्ति समांतर है तो वह असंगत होंगी। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत काम की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यहां पर बदल दिया गया है। अब देखिए यहां पर पहला विधि है प्रतिस्थापन, कि किस तरीके से यदि आपको दो समीकरण दिए जाएं, पहला और दूसरा समीकरण आपको दिया जाए वो भी रैखिक, तो प्रतिस्थापन विधि कौन सी होती है, विलोपन विधि कौन सी होती है, ये हम देखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला काम मैं प्रतिस्थापन को सॉल्व करता हूं। प्रतिस्थापन में क्या होता है? प्रतिस्थापन में क्या होता है? x + y = 14 दे रखा है, पहला समीकरण है। प्रतिस्थापन में करते ये हैं कि किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो मैंने यहां से एक चर का मान निकाला तो 14 - y मिल गया। क्या मिल गया? 14 - y मिल गया। ये दे रखा था आपको, तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए कह दे रहा हूं कि पहला हो गया। ठीक है? एक जो दो रेखाएं दे रखी होती हैं उनसे एक चर का मान निकाल लीजिए और उसको दूसरी रेखा में पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए। तो इस मान को मैं दूसरी वाली में रखता हूं। दूसरी रेखा क्या है? x - y = 4 है। ठीक है? तो इसमें क्या करना है? x = 14 - y रखने पर, क्या रखने पर मैं इसमें रखूंगा। जब मैं इसमें इस वैल्यू को रखूंगा तो यहां पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 14 - y - y = 4 हो जाएगा बेटा।
यही तो वैल्यू हो जाएगी। जब यहाँ से निकाला y 2y हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो 14 माइनस ये 4 माइनस 14 हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, माइनस का 2y यानी कि 2y, और यहाँ पर जो बनेगा माइनस का 10, ये गया माइनस से माइनस और 2 से गया 5 बार, तो y बराबर मिलेगा बेटा 5। क्या मिलेगा? y बराबर मिल जाएगा बेटा 5। और जो y बराबर 5 मिला है, जो y बराबर 5 मिला है, इस y बराबर 5 को आप पहले में रख दीजिए, यहाँ पर रखने पर, एक में रखने पर, जब आप इसे एक में रखेंगे, जब आप इसे एक में रखेंगे तो बेटा यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि आपको 14 माइनस वाई हो गया। y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो 9 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 9 मिल जाएगी। और इसी विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिस्थापन विधि। करना क्या होता है प्रतिस्थापन विधि में कि एक चर की एक रेखा से वैल्यू निकालिए, उसे दूसरी रेखा में रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी एक समीकरण से क्या करना है, पहले समीकरण से किसी से भी आप एक वैल्यू निकालेंगे किसी एक चर की, और उस समीकरण की वैल्यू को आप दूसरे समीकरण में रखेंगे तो आपको वहां से दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, दोनों से आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। किससे? प्रतिस्थापन से। पर विलोपन में ऐसा नहीं होता है। विलोपन में क्या होता है बेटा समझिएगा। विलोपन में क्या करते हैं, मैं यहां पर इसे करता हूं, विलोपन को रेड से कर देता हूं प्योर। ठीक है, दो समीकरण दिए जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया जाएगा, और यहां पर दिया जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया जाएगा। जब आपको दो समीकरण दिए गए हों और दो समीकरणों में जो आपके चर हैं, एक चर सेम हो और ऋणात्मक आपका चिन्ह रखता हो, यानी कि अलग अलग चिन्ह रखते हो, तो आपको करना क्या है, उन्हें जोड़ देना है। जैसे यहां पर देखें x x समान है, y y समान है, तो यहां पर y का जो चिन्ह है वो कैसा है, अपोजिट है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जोड़ देना है। यदि इनका चिन्ह एक होता, सेम होता, तो आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। यदि आपके वेरिएबल सेम नहीं होते, यानी कि ये चर है वो इक्वल नहीं होते, तो आपको क्या करना होता कि वेरिएबलों को इक्वल करना होता। कैसे करना होता, इसके कोफिशिएंट से बताऊंगा आगे एक क्वेश्चन लेकर, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहला काम, यदि x और y दोनों समान दे रखे हैं और चिन्ह एक दूसरे के जिसके अपोजिट हैं, जैसे x के अपोजिट हैं या y के अपोजिट हैं, दोनों में से किसी एक के अपोजिट हैं, तो आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। यदि दोनों के समान है तो घटा देना है। तो यहां मैं लिख रहा हूं जोड़ने पर, क्या करता हूं, जोड़ने पर। जब मैं इन दोनों को जोड़ा तो ये 2x हो जाएगा, प्लस माइनस का जोड़ूंगा 0 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ा तो ये 18 हो गया। क्या हो गया, 18 आ गया। x की वैल्यू देखी तो 18/2 यानी कि 9 निकलेगा भाई। x का मान क्या आएगा, 9। देखो 9 ही आ रहा था, इससे भी 9 आ रहा था। ठीक है, इससे भी 9 आ रहा था। यहां पर अब इस मान को किस में रख दूं, पुट इन फर्स्ट। किसमें, पुट इन फर्स्ट, यानी एक में रखने पर। जब मैं एक में रखूंगा तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 14। x की जगह पर 9 रखा तो y का मान आप निकाल लीजिए भैया, क्या आएगा, 14 माइनस 9 यानी कि 5 आएगा। तो y की वैल्यू जो आएगी बेटा वो 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर, बहुत ही आसानी से आप इसे उड़ा सकते हैं। दोनों ही विधि समझ लीजिए। पहली विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक चर की वैल्यू निकालते हैं किसी एक समीकरण से और उसे दूसरे समीकरण में रख देते हैं, तो दोनों की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया हुआ है। विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन में दो समीकरणों को दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। पहले समीकरणों को बराबर करना होता है, बराबर करने के बाद एक वेरिएबल को यानी चर को हटाना पड़ता है, हटाने के बाद दूसरे से वैल्यू निकालनी पड़ती है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर कहा 4x प्लस 5y इक्वल टू 2 है एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 1 है। ये मेरे पास दोनों वैल्यू मिल गई। अब दो समीकरण यहां पर आपको मैंने लिखे हैं, दोनों ही अलग तरीके के हैं। पहले मैं इसे प्रतिस्थापन से करूंगा, फिर करूंगा मैं इसे विलोपन से। प्रतिस्थापन से करने के लिए आप यहां पर देखें, पहले मैं यहां नोट कर रहा हूं प्रतिस्थापन विधि। क्या कर रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे, देखें। सबसे पहले
पहले वाले से एक चर की वैल्यू निकाल लो किसी की भी। तो मैंने क्या किया, 4x बराबर 2 माइनस 5y हो गया, और यहां से x बराबर निकाला तो 2 माइनस 5y बटे 4 हो गया। ये वैल्यू निकाल ली मैंने, किसकी, एक चर की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है, इस एक चर की वैल्यू को दूसरे में रख देना है, समीकरण 2 में रखने पर, ओके। ये आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रख देना है। किसकी जगह पर रखना है, x की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देनी है। तो यहां पर देखेंगे 3 आपके पास है, यहां पर मैंने क्या किया, 2 माइनस 5y बटे 4, ओके। x की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, और प्लस 4y इक्वल टू 1 कर दिया। क्या कर दिया, 1 कर दिया। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 6, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6, माइनस का 15y बटे 4 प्लस 4y इक्वल टू 1। ये हो गया। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम लिया तो बेटा क्या आएगा, 4 आएगा। यहां से जब 4 आया तो 6 माइनस का 15y क्या आ गया, 15y, प्लस यहां से 4 आएगा, 4 का यहां कर दूंगा तो 16y यानी कि 16y बराबर 1 हो गया। ये वैल्यू हो गई। दोनों को जब मैंने जोड़ा तो 6 प्लस y बचेगा, और इधर हो जाएगा 4, और y की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो बेटा 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। इसको जहां हमने वैल्यू निकाली थी x की, वहां पर रख दीजिए, यानी इस वाली पॉइंट में रख दीजिए। देखते हैं, तो इसको रखेंगे यहां पर। तो x बराबर वैल्यू क्या थी, x बराबर था 2 माइनस 5y बटे 4। तो y की जो वैल्यू आई बेटा वो 2 आई, तो 2 माइनस 5 इंटू 2 अपॉन 4, 2 माइनस 10 अपॉन 4। इट मीन्स क्या है, माइनस का 8 अपॉन 4, ये आ गया आपके पास 2 काय का, माइनस का। ठीक है, तो x की जो वैल्यू मिली बेटा वो यहां से माइनस का 2, और y की जो वैल्यू मिली बेटा वो मिली आपको प्लस का 2। दोनों ही वैल्यू आपको यहां से मिल गई हैं, x की भी मिल गई और y की भी मिल गई। आपको दोनों वैल्यू यहां से मिल गई हैं। इसी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। करना कुछ नहीं है, थोड़ा बोर्ड की वजह से इधर उधर हो गया है, नहीं तो आपको एक सीक्वेंस में लिखना है इस तरीके से। पर यह विशेष ध्यान रखना है किसकी वैल्यू कहां पर पुट कर रहे हैं, वो जरूर लिखना है, क्योंकि उसको लिखेंगे तभी बात बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब विलोपन विधि के लिए भी इसी तरीके से करेंगे। विलोपन विधि क्या है, यहां क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहले विलोपन विधि देख लेते हैं। इसे इरेज कर रहा हूं भाई, नोट कर लीजिए, इसे इरेज करूंगा फिर मैं हटा देता हूं। चलिए, अब मुझे करना है विलोपन विधि। विलोपन में क्या करना है, सबसे पहले दो वेरिएबल्स को, यानी कि दो जो चर हैं उनको बराबर करना है। बराबर कैसे करते हैं, बराबर कैसे करते हैं भाई, बराबर करने के लिए आपको करना क्या है, जो x का गुणांक है उसका इस वाले में गुणा कर दीजिए पूरे में, और इसका जो गुणांक है उसको इस वाले में पूरा गुणा कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जिस चर को आप बराबर कर रहे हैं उस चर का गुणा ऊपर वाली इक्वेशन में कर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे x को बराबर करना है, तो इसका गुणांक है कितना, 3, और इसका गुणांक है कितना, 4। तो 4 का तो इस पूरी इक्वेशन में गुणा कर दीजिए, और 3 का इस पूरी में कर दीजिए। तो मैं 3 का गुणा करके मैं नई इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ, 3 चौके 12x, और यहाँ पर हो गया 3 पंजे 15 है y, और 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर 4 का कर दीजिए, 12x प्लस 16y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया। मैंने कहा था दोनों को इक्वल कर लीजिए, पहले इक्वल हो गए x। अब देखिए यहाँ पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब मैंने आपको बताया था, जब प्लस प्लस की वेरिएबल्स आ जाएं तो आपको क्या करना है, चरों की संख्या प्लस में आ जाए, यानी दो समान चर प्लस में है तो आपको घटाना है। अगर दोनों अपोजिट हैं तो जोड़ना है। तो घटाएंगे, घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर जब मैं इसे घटाऊंगा तो इसके साइन बदल जाएंगे, यानी चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे इसको घटाया तो माइनस का y बचेगा, इससे इसको घटाया तो 2 बचेगा। तो y बराबर क्या वैल्यू मिलेगी बेटा, माइनस का 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, y बराबर माइनस का 2 मिल जाएगा। अब इसको किसी एक में रख दो,
किसी भी एक में रखने पर, y बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, जब आप इसे समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक है 4x प्लस 5y, क्या है 4x प्लस 5y बराबर 2 है। या तो आप इसमें रख दो या आप इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, कर दीजिए। यहां से रखा y की वैल्यू -2, तो 4 इंटू, सॉरी x है यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है -2, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इक्वल में 2 मिलेगा। और यहाँ पर गए x की वैल्यू, इसे इस साइड लिया तो 10 प्लस 2 मिलेगा, 12 हो जाएगा। x इक्वल टू 12/4 यानी कि 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी बेटा 3, x की वैल्यू आएगी 3। और आप जब इसमें रखेंगे, आप जब इसमें रखेंगे 2 रखेंगे माइनस का, तो 30 हो जाएगा, 30 से इस साइड लेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, 2 आएगा यहाँ से x की वैल्यू। बेटा x की वैल्यू 2 आना चाहिए, ये गलत कैसे हो रहा है? सॉरी भाई, इसमें नहीं रखना है, इसे इसमें रखना है, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, फर्स्ट इसमें रखना है। 12x प्लस का 15y इक्वल टू 6 मिलेगा। और जब मैं 12x करूंगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। ओके, 12x इक्वल टू 6 प्लस 30, ओके, 12x इक्वल टू 36। तो यहाँ x इक्वल टू 36/12, कोई फर्क नहीं है, दोनों से एक ही आंसर आ रहा है। आप उसमें भी रख देंगे तब भी यही आएगा, और इसमें रख देंगे तब भी। मैं सोच रहा था गलत हो जाएगा, पर नहीं, दोनों में किसी में भी रख दो, आंसर दोनों से करेक्ट आएगा, एक ही आंसर आने वाला है। तो जो वैल्यू मिली वो क्या होगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 मिलेगी। क्या मिलेगी? -2 मिलेगी। दैट्स इट आंसर, दैट्स इट आंसर। इस तरीके से आप कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है बेटो, ठीक है। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए इन क्वेश्चनों को बहुत तरीके से देखना है, समझना भी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने लगभग आपके लिए 30-35 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, 30-35 क्वेश्चन है, आपको समझाएंगे। दो चर दे रखे हैं, एक्स वाई है, मैं रैखिक समीकरण ये दे रखा है कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, कितने अधिकतम हल हो सकते हैं यदि ये वैल्यू दे रखी है तो। ठीक है, एक्स वाई, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण, यानी इसके कितने हल हो सकते हैं भाई? बहुत सारे हल हो सकते हैं, गिने नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने बताया था वेरिएबल्स जो होते हैं ये एक जगह पर एक वैल्यू नहीं लेते, बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे कहीं कहीं x बराबर 2 लेगा, कहीं कहीं x बराबर 3 लेगा, कहीं कहीं x बराबर 4 लेगा, तो हर एक पॉइंट पर इसके अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, तो अनगिनत लिख सकते हैं। तो सी आपका आंसर होगा, इसमें सी आपका आंसर होगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आलेख कैसे प्रतिच्छेद करते हैं तो हलों की संख्या कितनी होगी? जब प्रतिच्छेद करते हैं तो देखो प्रतिच्छेद रेखाएं ऐसे होती हैं भाई, कैसे होती है? ऐसे। तो एक पॉइंट पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये जो है सॉल्यूशन होगा। तो किसी एक पॉइंट पर करते हैं, सिर्फ एक इसका आंसर होगा। क्या होगा? सिर्फ एक इसका आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ एक। चलिए, निम्न में से कौन सा हल है? तो देखें, जब यहां पर दिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x बराबर 2y हो गया, बिल्कुल हो गया सर, x बराबर 2y। इसमें रख दो 3x प्लस 4y बराबर 10, यहां पर रखा तो क्या होगा, x के बराबर 2y रख दो, 2y, ओके, 2y प्लस 4y इक्वल टू 10, यहां पर आ गया 6y इक्वल, ये प्लस 4y इक्वल टू 10, 10y बराबर यहाँ कितना हो गया 10, और y बराबर कितना आया बेटा 1, क्या आ गया 1। इसको यहां रख दो, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर कितना 1, कहां पर है x बराबर 2 और y बराबर 1, आंसर रहेगा x बराबर 2 और y बराबर आंसर रहेगा। चंद सेकंडों में क्वेश्चनों को उड़ा दीजिए, चंद सेकंडों में क्वेश्चनों को उड़ा दीजिए भाई, ये समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 पॉइंट, देखो बेटा 0.3x यहां करते हैं, 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू क्या है, 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3, ये दे रखा है। पॉइंट वाली एक साइड कर लो, x वाली एक साइड कर लो, क्या कर लो, एक साइड। तो इस वाली वैल्यू को इस साइड ले लो, इस वाली वैल्यू को इस साइड ले लो। तो यहां पर क्या किया,
0.03x, ठीक है, माइनस 0.037x इक्वल टू 0.3, और यहां पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इस साइड 0.37, ये हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया ये। यहां पर आप देखेंगे ये एक्स एक्स वाले टर्म है, यहां पर देखो जोड़ने का तरीका बता देता हूं, 0.37 है तो पॉइंट लगा लो इसके पास, आंसर आ गया 7.6 आ गया, ये आ गया। तो ये जो होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। पर बेटा यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, माइनस है, यहां पर मैंने क्या किया है, प्लस किया है, तो माइनस लिखना है आपको, क्या करना है, माइनस लिखना है। तो यहां पर जो है 0.37.03 करना है, यहां पर क्या है 7, यहां क्या बचा 0 पॉइंट, माइनस का 0.7 बचेगा, माइनस का 0.7x हो जाएगा। इस साइड आप जब इसे ऐड करेंगे, इस साइड जब आप इसे ऐड करेंगे तो 0.67 बचेगा, क्या बचेगा 0.67 बचेगा। x की जो वैल्यू आएगी इसका डिवाइड दे दो, 0 पॉइंट से 0 पॉइंट कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर बचा क्या 67/7 बचेगा, 67.7 बचेगा। बट इसमें कोई आंसर नहीं है, इसमें कोई आंसर नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ क्वेश्चन को एक बार रिपीट देख लेना है, क्या है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दिया है, बस देख लेते हैं एक बार, अगेन देखते हैं बेटा। देखें 0.3 है तो क्या करना है, एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर सब में क्या है, पूरा इक्वेशन है, ये 0.3x है माइनस यहाँ पर 0.37 है इक्वल टू 0.37x है माइनस 0.3 है। अब यहाँ पर एक नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे लिख लिया। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर पॉइंट के 2 डिजिट तक यहाँ पर नंबर है, तो पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा बेटा 30x, ओके। यहाँ पर देखा तो ये हो गया 37, ओके, यहाँ पर हो गया 37x, यहाँ पर हो गया 30, ये इस तरीके से मैंने कर लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस वाली वैल्यू को इस साइड लेना है, क्या लेना है, इस साइड लेना है, तो माइनस का 7x बचेगा। इस वाली वैल्यू को उस साइड लेना है तो यहाँ पर प्लस का 7x बचेगा, क्या होगा, प्लस का 7x, 7 से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 7 से 7 जाएगा, तो x इक्वल टू -1 बचेगा, क्या बचेगा, -1, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। पहले छोटी सी मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। ध्यान दें, इस पूरी फॉर्म में आपको करना क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट को हटा लेंगे, आंसर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, क्या होता है, रैखिक समीकरण की सबसे बड़ी पावर होती है बेटा 1, क्या होती है, 1 होती है, सी आंसर होगा। आंख बंद करके देखिए, रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं दो, आपको कितने हल होंगे, इसके कितने हल होंगे। सबसे पहली बात, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेरिजन किया, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर आपके पास है 2, ओके। यहां से किया, ये वाला कंपेरिजन करा तो a2 बराबर 6, b2 बराबर -9, ओके, c2 बराबर प्लस का 5। जब आपने देखा a1/a2, b1/b2 इक्वल टू c1/c2 लिखा, तो यहां पर देखा a1 की वैल्यू 2/6, ओके, b1 की वैल्यू माइनस का 3/-9 इक्वल टू क्या है 2/5। देखे बेटा -3 से -3 1/3 बार कट जाएगा, यहां से 1/3 बार कट जाएगा, यानी पहला वाला तो बराबर आ रहा है, ये वाला बराबर है बट ये वाला नॉट बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। जब ये इसके बराबर नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं है, तो आप यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि ये जो प्रवृत्ति होती है, ये जो प्रवृत्ति है आपको बताई थी क्या, लास्ट में आप देखेंगे समांतर रेखाओं की प्रवृत्ति बताई थी, क्योंकि यहाँ पर बताया था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो कैसी प्रवृत्ति बताई थी, समांतर रेखाओं की प्रवृत्ति बताई थी, ठीक है बेटा, समांतर रेखाओं की प्रवृत्ति बताई थी। जब ही आपके पास ये कैसी प्रवृत्ति आ गई, समांतर रेखाओं की प्रवृत्ति आ गई, तो आंसर कैसा होगा, समांतर रेखाएं आपका सही आंसर होगा। कैसा होगा, समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होता है, कैसा, कोई भी हल नहीं होता है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व करिए भाई, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखें 2x प्लस 3y
इक्वल टू 11 है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। यहां पर देखो दोनों का सेम साइन है, x इक्वल है यानी कि x के बराबर 2x है, ये भी 2x है, दोनों का सेम साइन है तो घटा दीजिए, इसे माइनस कर दिया, इसे प्लस कर दिया, इसे प्लस कर दिया, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ क्या बचेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7y, यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो 35, तो y इक्वल टू 5 आ गया। क्या आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। अब y इक्वल टू 5 सिर्फ एक में है, यहाँ पर ये इसमें है, तो x इक्वल टू -2 निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसे इसमें रखकर देख लीजिए, 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, 2x इक्वल टू 11 माइनस 15 यानी 11 माइनस 15, 2x यहाँ क्या बचेगा माइनस का, सॉरी 4, माइनस का 4, 2 से 2 टाइम जाएगा, x बराबर माइनस का 2, क्या आया माइनस का 2, तो x बराबर माइनस का 2, y बराबर 4 आएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन देख के भी कुछ क्वेश्चनों को कर लेना चाहिए। क्लियर, क्लियर। चलिए यहाँ पर देखें, इस समीकरण को बताइए कि इसके हल कैसे होंगे, इसके हल कैसे होंगे। सिंपल सी बात है, इसका a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, इसको इस साइड ले लूंगा तो यहां से a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 12, c1 की वैल्यू -10 हो जाएगा। दोनों को इक्वल में रख दीजिए भाई, दोनों को इक्वल में, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। क्लियर, a1 की वैल्यू 1, 2, क्लियर, a1 अपॉन a2 यानी कि 3 आएगा, 1 अपॉन 3, b1 की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 12, ओके, c1 की वैल्यू -5 और इसकी वैल्यू -10, ये हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू 1/3 है, क्या है 1/3, इससे ये गया, क्या आ गया 1/6 आ गया, इससे गया 1/2 आ गया। देखें 1/2, 1/6 कोई भी वैल्यू किसी के इक्वल नहीं है, ना तो ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, प्रतिच्छेद करती हैं और प्रतिच्छेद करती हैं तो एक ही हल होगा यानी एकल हल होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के अनंत हल हो तो आलेख होगा कैसा होगा। यदि अनंत हल हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। दो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं, यानी कि अनेक हल हैं, उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे हैं, अनंत हल हैं। अनंत हल पर क्या होता है, रेखाएं संपाती होती हैं, प्रतिच्छेद पर एक हल होता है, ठीक है, समांतर पर कोई हल नहीं होता है, और अनेक हल जब होते हैं तो क्या होता है, संपाती होती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समीकरण दिया है का हल होगा, सिमिलर उसी तरीके से करना है जो अभी मैंने बताया था, 2x प्लस 3y। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं a1 अपॉन a2, डायरेक्ट लिख देता हूं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई यहां से 4, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3, इसकी वैल्यू आ गई यहां से 6, इसकी वैल्यू आ गई -5 और इसकी वैल्यू आ गई -15। ये वैल्यू मिली। ठीक है बेटा, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/3। तो देखें 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, यानी ये कंडीशन बन गई ये वाली, क्या a1 इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होते हैं किस केस में होते हैं, ये बताइए भाई, किस केस में होते हैं, संपाती वाले केस में होते हैं। अभी बताकर चल रहे थे आपको, देख लीजिए, अभी बताकर चल रहे थे, सेम मैंने ये प्रवृत्ति नोट इसलिए करा दी थी आपको, ये संपाती वाले केस में चल रहे थे। देखो संपाती वाले केस में क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कैसी है रेखा, समांतर है, सॉरी संपाती नहीं समांतर है, क्या है समांतर है। ठीक है, समांतर हैं, तो समांतर रेखाएं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समांतर रेखाएं, ये कैसी रेखाएं, समांतर हैं, कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। जब ये कंडीशन बनती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, और समांतर होती है तो कोई हल नहीं होता है, तो यहां पर कोई हल नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने ये, के कोई हल ना हो, क्या कोई हल ना हो,
जब कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं होती हैं समांतर, और रेखाएं समांतर होती हैं तो वहां एक कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होती है, नॉट इक्वल टू C1/C2 होती है। ठीक है, नॉट इक्वल टू C1/C2 होती है यदि के कोई हल ना हो तो। ठीक है, यहां पर देखेंगे, यहां पर देखा 3/6 आ गया, ठीक है, बराबर -1/-2 आ गया, इक्वल टू यहां पर -5 अपॉन ये लिया तो -k हो गया, ये वैल्यू मिली। देखो बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये गया आपका 1/2, ये दोनों तो इक्वल हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। यहां पर क्या करना है, 1/2 के इक्वल में -5/-k रख लेना है। ठीक है, यहां से क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहां पर आ गया, क्या आएगा, -10 आएगा, k से k कटेगा तो k बराबर 10 हो गया। क्या हो गया, k बराबर 10 होगा। आपका यहां पर देखो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखें, के नॉट इक्वल टू कोई हल नहीं होगा, तो देख लेते हैं यहां पर क्या होगा, के पॉजिटिव है, इस साइड लेंगे नेगेटिव हो जाएगा, ये भी इस साइड नेगेटिव हो जाएगा, ये भी माइनस का है, तो माइनस का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 10 प्लस का 10 होगा, क्या होगा, प्लस का 10 होगा, यानी कि सी वाले पोर्शन पर ये करेक्ट होगा कि यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। कौन सा वाला, के बराबर 10 पर, ओके, के बराबर 10 पर, तो नॉट इक्वल टू आएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखें, यदि समीकरण x-2y दे रखा है, क्या दे रखा है, x-2y, सिमिलर क्वेश्चन है भाई, ये आप लोगों को करना है। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल किसमें कहते हैं भाई, अद्वितीय हल किसमें कहते हैं, देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था पहले कि अद्वितीय हल किसे कहते हैं। अद्वितीय हल कहते हैं केवल और केवल प्रतिच्छेदन वाले केस में, जब प्रतिच्छेद करती है रेखाएं तो क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय में क्या है कि A1 नॉट इक्वल टू B1 के इक्वल नॉट इक्वल होता है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। इस केस में जो होता है वो क्या होता है, अद्वितीय हल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो जब अद्वितीय हल हैं तो यहाँ पर अब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर अद्वितीय हल में आपको करना क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 दिखाना है और k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखें कौन सी वैल्यू है, कौन सा नॉट इक्वल में आएगा वो आपको बताना है। देखें, A1 क्या है आपके पास 1, A2 क्या है आपके पास 3, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है आपके पास, B1 की वैल्यू है -2, यहाँ पर है प्लस का k, जब मैं इसका मल्टीप्लाई किया k और इसका मल्टीप्लाई किया -6, तो k नॉट इक्वल टू -6 होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, के किस मान के लिए अनगिनत हल होंगे, यानी अनेक हल होंगे। अनेक हल होते हैं तो रेखा संपाती होती हैं, कैसी होती हैं, संपाती होती है, लाइन के ऊपर लाइन उस होती हैं, अनेक हल होते हैं। प्रवृत्ति रखिएगा, के का मान यहाँ से मिल जाएगा, के का मान यहाँ से मिल जाएगा, अनेक हल होते हैं। ठीक है, अब मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से लेता हूँ बेटा, क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लेता हूँ, ये आपको बताई है, समांतर वाला मैंने कराई दिया है, ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के से 6 गुना है। यहां पर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, माना कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है, y वर्ष, x वर्ष और y वर्ष है, y वर्ष। ये हमने मान लिया कि पिता की आयु x वर्ष है और बेटे की आयु कितनी है, y वर्ष है। अब उसने क्या कहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुना है। ध्यान देना, x बराबर y लिखा, यानी दोनों बराबर हैं, मगर उसने क्या बोला है, फर्स्ट कंडीशन बोला है कि पिता की आयु बेटे की आयु से 6 गुना है। तो मैंने क्या किया, बेटे की आयु को 6 गुना कर दिया है, क्या कर दिया है, 6 गुना कर दिया है, और एक इक्वेशन बना दी है। क्या बना दी है, एक इक्वेशन बना दी है मैंने, इस तरीके से एक इक्वेशन बना दी है। दूसरी कंडीशन क्या बोली है, द्वितीय कंडीशन बोली है उसने 4 वर्ष बाद। तो देखो ये बाप हो गया, यानी पिता हो गया, और ये हो गया वाई, ठीक है बेटा, यानी बेटा हो गया। 4 वर्ष बाद, जब बाद की बात करेगा तो प्लस करते हैं 4, अगर पूर्व की बात करता है यानी पहले की बात कहता है तो माइनस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब बाद की बात कहेगा तो x + 4 और
y प्लस 4 होगा, ठीक है। और यदि वो कैसे पूर्व की बात कर रहा है तो माइनस होगा। क्या बोला, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, यानी ये पिता की उम्र 4 गुना हो जाएगी बेटे की आयु से। तो बेटे की आयु को 4 गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएंगी। जब बेटे की आयु 4 गुना हो जाएगी तो बराबर हो जाएगी। ये हो गई x प्लस 4 बराबर बेटा 4y प्लस 16 हो गया। यहां से जब मैंने इसको इस साइड लिया, इसको इस साइड लिया, x माइनस 4y इक्वल टू 12 हो गया। ये वैल्यू मिल गई। जब ये वैल्यू आपको दूसरा समीकरण मिल गया यहां से, अब करना क्या है, x बराबर 6y रख दो, आंसर आ जाएगा। यहां रखा 6y माइनस 4y बराबर 12। समीकरण पहले से, कहां से, पहले से जब मैंने किया तो 2y इक्वल टू 12 आ गया, y बराबर 6 मिल गया। क्या मिल गया बेटा, y बराबर 6 मिल गया। और इस y बराबर 6 को जब आप यहां रखेंगे, y बराबर 6 को रखेंगे तो x की उम्र कितनी मिलेगी, 36 वर्ष मिल जाएगी। कितना मिल जाएगा, x की उम्र 36 और बेटे की उम्र कितनी, 6 वर्ष। कितनी, 6। तो 6 और 36 यानी कि सी वाला आपका आंसर होगा। क्या होगा, सी वाला आपका आंसर होगा 6 और 36, यानी कि बेटे की उम्र 36 और बाप की उम्र 36 होगी। ये मिल जाएगा इस तरीके से आपको आंसर। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन में कंडीशन कहती है उसके अपोजिट वर्क करना होता है, न कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि बेटे की उम्र 4 गुना है, तो आपको करना क्या है, पिताजी की उम्र 4 गुना कर देनी है। यदि बोला गया है कि क्वेश्चन में कि पिताजी की उम्र 4 गुना है, तो बेटे की उम्र 4 गुना करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। क्यों करते हैं इसको, वो करते यूं है क्योंकि दोनों को बराबर करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए, दो अंकों की संख्या है, एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या है, 9 है। मान लीजिए कि मैंने दो अंकों की संख्या मान ली मैंने दो अंकों की, क्या है, संख्या है बेटा 10x प्लस वाई, ये संख्या है। इसके अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। क्या कर दिया जाए, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो 10x प्लस वाई में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो इसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि ये इस तरीके से हो जाता है, ये बदल जाते हैं। तो संख्या बताइए। तो इसको सॉल्व किया तो यहां वाला 10x, ठीक है बेटा, यहां से किया तो 9x माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, 9 का डिवाइड दे दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू -3 हो गया। ये आ गया सेकंड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट और सेकंड को आपको मैंने सॉल्व करना बताया था। कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू -3। मैंने बताया था दोनों सेम हैं और अपोजिट साइन रखते हैं तो जोड़ दीजिए। जोड़ने पर, जब आप इसे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और जब इसे जोड़ूंगा तो 6 मिलेगा। यहां से गया x इक्वल टू 3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और इस x इक्वल टू 3 को किसी एक में रख दो, फर्स्ट में रखने पर जब रखेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, 3 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 6 मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। और जब मैं यहां इस क्वेश्चन में रखूंगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 मिलेगी, तो ये आंसर आ गया 36। क्या आएगा, 36। तो 36 आपका आंसर होगा, यानी डी वाला आंसर होगा। क्या होगा बेटा, डी वाला आंसर होगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं भाई, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए यहां पर क्या बोला गया, आशा के पास 1 और 2 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्कों की संख्या 50 है, यानी कैसे हैं, 50 हैं, 1 के और 2 के सिक्के हैं, और इनकी धनराशि का जो सम है बेटा वो कितना है, 75 रुपया है। टोटल रुपया है 75। तो आप मुझे बताइए कितने हो सकते, तो 1 के तो 25 होंगे भाई, सिंपल सी बात है 25, और 2 के भी 25 होंगे, क्योंकि 25 दूनी ये 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। तो 25 और 50 75 होता है। कितना होता है, 25 होंगे, यानी कि डी आपका आंसर होगा। क्लियर, डी आपका आंसर होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये था आपका
दो चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा एक सेशन, जिसमें कि आपको बेसिकली शुरुआत से लेकर लास्ट तक का मैंने रिवाइज कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसकी शॉर्ट वीडियोस मैं बना सकता हूं, आपके अपने यूट्यूब चैनल OWE अकेडमी पर वीडियोस मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है पूरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो चाहते हैं पढ़ना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं निशुल्क हमारे एप्लीकेशन पर पढ़ना तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहाँ से आपको निशुल्क लाइव जूम क्लासेस मिल जाएंगी जो आपके लिए रेगुलर रहेंगी। क्या रहेंगी? रेगुलर रहेंगी। ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24/7 आवर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में, नए दिन के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए शुभारंभ के साथ। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।